मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए तो आज देखते हैं थोड़ा सा एक चैप्टर कैविट इम्पिटर्स, जो कंडीशंस एंड वारंटीज का दूसरा पार्ट है। एक उसी का एक पार्ट है कैविट इम्पिटर, कैविएट इम्पिटर्स भी बोला जाता है उसको, है ना। तो वो चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास में। सबसे पहले अगर हम बातें करें कैविएट इम्पिटर्स की, तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कैविएट इम्पिटर्स क्या होता क्या है। कैविएट इम्पिटर्स वो चलो देखो, हाँ, कैविएट इम्पिटर्स जो है ये दैट इज अ लैटिन नेम। ये कौन सा नाम होता है? ये लैटिन नेम से जाना जाता है इसको। इसका इंग्लिश मीनिंग जो है लेट दी बायर बी अवेयर, लेट दी बायर बी अवेयर। बायर जो है वो क्या रहेगा आपका? बी एवर्स रहेगा। मतलब आपका सीधी सी बात है, कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि बायर जो है वो क्या करेगा? अपने आप जो है एवर रहेगा। मतलब अगर हम कोई प्रोडक्ट्स खरीदने जाते हैं या कोई प्रोडक्ट्स की बातें कर रहे हो, तो वहां पे हम देखेंगे कि जो सेलर है वो जब आपको कोई प्रोडक्ट्स बेचता है तो वो प्रोडक्ट्स बेचने के टाइम सेलर अपने मन से, क्योंकि उसको वो तो प्रॉफिट कमाने के लिए बैठा हुआ है, तो वो जब कोई प्रोडक्ट को बेचेगा तो एज अ बायर जो है वो बायर ये रहना चाहिए कि बायर जो है वो सोच समझ करके बायर अपने हिसाब से वो प्रॉपर्टीज को या वो गुड्स को वो क्या करे? परचेस करे। दैट इज कॉल्ड लेट्स द बायर बीवेयर कैविट इम्पिटर्स। एक चीज मैं बता दूं आपको, कैविट इम्पिटर्स जो है वो आपका सेक्शन 16 में दे रखा है ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 की बात है। किस एक्ट में? तो 1930 में दे रखा है सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आपका सेक्शन 16। अच्छा, एक चीज मैं और बातें करूं, कैविएट इम्पिटर्स जो है ना, ये नेट में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कैविएट इम्पिटर प्रोटेक्ट क्या चीज को करता है। ये प्रोटेक्ट जो है वो सेलर को करता है या फिर बायर को करता है? तो हमारा नियम ये बोलता है कि कैविएट इम्पिटर्स जो है वो ऑलवेज टू प्रोटेक्ट कैविएट इम्पिटर्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ सेलर। ये क्या चीज को प्रोटेक्ट करता है? सेलर का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। अच्छा, सेलर का जब इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है तो मैं कुछ पुरानी बातें बता रहा हूं। इसमें क्या चीज था? ये पहले के जमाने में क्या होता था ना, ओपन मार्केट हुआ करते थे। ओपन मार्केट हुआ करते थे। जैसे आप जब देखेंगे ये मोहनजोदारो का पीरियड या फिर आपका हड़प्पा कल्चर का पीरियड, तो दूर दूर से लोग जो है एक प्रोडक्ट को इकट्ठे करके वो मार्केट में लेकर के आते थे और उसके बाद उसको एक इकट्ठे बेचते थे। वहां पे सारे जो है बायर्स भी आते थे और सारे सेलर्स भी आते थे। तो कैविएट इम्पिटर्स का जो जनरेशन जो स्टार्ट हुआ वो इंग्लैंड से किया गया था। बहुत पुरानी बातें हैं, इंग्लैंड से किया गया था। और इसमें एक बहुत फेमस केस लो है जिसका नाम है, इस केस लो का जो नाम है वो आपका री एंड्रयू यूल एंड कंपनी के नाम से ये केस जाना जाता है। होते क्या थे ना, यहां पे जब इंग्लैंड में ओपन मार्केट हुआ करती थी, जब इंग्लैंड में ओपन मार्केट हुआ करती थी, तो ओपन मार्केट में ये सारे बायर्स, यहां पे सेलर्स होते थे और इसके पास जो है डिफरेंट बायर्स आते थे प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए। तो अब बायर ने कोई प्रोडक्ट खरीदा, बाद में 2 दिन के बाद आए और बायर ने बोला कि भैया तेरा प्रोडक्ट मेरे को पसंद नहीं आया है, तो वो प्रोडक्ट को रिटर्न कर लो। तो
तो अब मुश्किल क्या होने लगा सेलर के साथ कि ये मार्केट में टिक नहीं पा रहा था। इसलिए नहीं टिक पा रहा था क्योंकि ये एक बायर ए है, बायर बी है, बायर सी है, डी है, ई है। तो सभी बायर्स ने क्या करा ना, सभी बायर्स ने क्या करा कि कभी ए चल जाए गुड्स को रिटर्न कर दे, कभी बी चल जाए ये रिटर्न कर दे, सी चल जाए ये रिटर्न कर दे। तो इंग्लैंड में एक लॉ बना और उस एक नियम बना कि भैया आप कभी भी जब कोई प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो आप उस प्रोडक्ट को अपने से सोच समझ लीजिए और उसके बाद परचेस कीजिए। ठीक है, तो ये एक नियम बनाया गया और उसी नियम को बोला गया कैविएट इम्पिटर्स। कैविएट इम्पिटर्स में बोला जाता है लेट्स द बायर बीवेयर, मतलब बायर्स को जो है वो क्या रहने हैं, अपने आप को अवेयर करने हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट ये करने हैं कि वो प्रोडक्ट को खरीदने के टाइम अपनी सद्बुद्धि यूज करे और प्रोडक्ट को खरीदे। लेकिन कैविएट इम्पिटर्स का कुछ एक्सेप्शंस है। वो एक्सेप्शंस क्या है वो देखिए। सबसे पहला एक्सेप्शंस को अगर हम देखें, एक्सेप्शंस ऑफ कैविएट इम्पिटर्स। एक्सेप्शंस क्या है कैविएट इम्पिटर्स का? अगर मैंने लास्ट क्लास जो पढ़ाया था, मैंने बोला था आप लोगों को, इसमें गलत नहीं होगा, जो इंप्लाइड कंडीशंस होते हैं जिसमें मैंने आपको बताया था सेल ऑफ डिस्क्रिप्शंस या फिर सेल्स ऑफ सैंपल या फिर सेल ऑफ डिस्क्रिप्शंस एज वेल एज सैंपल, फिटनेस, क्वालिटी, ये सारे के सारे कैविएट इम्पिटर्स के एक्सेप्शंस होते हैं। वो सारे के सारे क्या होते हैं, कैविएट इम्पिटर के एक्सेप्शंस होते हैं। इसके अलावा भी कुछ कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सेप्शंस नंबर फर्स्ट, मान लेते हैं यहां पे शर्मा जी जो है, शर्मा जी एक सेलर है। शर्मा जी कौन? सेलर। और अब एक पर्सन, ये बायर का मैं फोटो बना दिया, दैट इज बायर। ये कौन है? बायर है, दैट इज वर्मा जी। एक शर्मा जी है, एक वर्मा जी है। तो अब क्या हुआ ना, शर्मा जी ने क्या बोला, वर्मा जी ने क्या बोला कि भाई मेरे को ना आई वांट टू बाय chalk for writing in wood। हमको एक चौक चाहिए और वो चौक जो है वो कहां लिख सके, आपका लकड़ी में लिखने वाला चौक चाहिए। मतलब बायर ने ऑलरेडी अपना पर्पस जो है बायर ने वो अपना ट्रांसफर किया कि नहीं किया? तो किया। बायर ने अपना क्या किया, सेलर को ट्रांसफर किया। क्या चीज ट्रांसफर किया? अपना पर्पस ट्रांसफर किया। अच्छा, जब पर्पस ट्रांसफर किया यहां पे, तो शर्मा जी जो है इसको सिर्फ और सिर्फ वही गुड्स देगा जो इसने डिमांड करा है। तो यहाँ पे बायर जो है ये अननोन होता है, मार्केट के बारे में बायर्स को कोई आइडिया नहीं होते हैं। तो बायर्स क्या करता है ना, बायर्स क्या करता है, पहले जाके दुकान में बोल देता है कि भैया मेरे को ये काम है, तो ये प्रोडक्ट चाहिए मेरे को, ये काम कराने है मेरे को। तो अब शर्मा जी जो है वो उसको वही प्रोडक्ट देगा जो प्रोडक्ट इसने डिमांड करा है। अब मान लेता हूं सपोज शर्मा जी जो है इसको नॉर्मल चॉक दे दिया, जो व्हाइट बोर्ड में लिखता, सॉरी ब्लैक बोर्ड में लिखता था, जो ब्लैक बोर्ड वाला चौक दे दिया। अब ये ले गया वर्मा जी और लकड़ी पे लिख रहा है, तो लकड़ी में वो लिख ही नहीं रहा है। तो जब लकड़ी पे वो बोर्ड नहीं लिख रहा है तो उस कंडीशंस पे बायर कैन क्लेम फॉर सच डैमेजेस फॉर सच गुड्स। तो इस केस में बायर जो है वो क्या करेगा, क्लेम करेगा फॉर सच गुड्स और डैमेजेस। गुड्स और डैमेजेस, गुड्स के लिए या डैमेजेस के लिए क्या करेगा, क्लेम करेगा। पहला एक्सेप्शन। तो पहला एक्सेप्शन ये बोलता है कि जहां पे आपका प्रोडक्ट को बायर ने जहां पे अपना पर्पस जो है सेलर को इंटीमेट कर दिया है, बता दिया है, तो वहां पे कैविएट इम्पिटर्स का रूल फॉलो नहीं किए जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2। अब अगर मैं बातें करूं पॉइंट नंबर 2 पे, सपोज
ये एक मैंने ब्रांड का नाम बताया, जैसे सैमसंग, मैंने नाम बताया सैमसंग। दैट इज सैमसंग। सैमसंग का अपना पेटेंट से एंड ट्रेडमार्क से, इसका कुछ वैल्यू है, कुछ पेटेंट से। अब क्या हुआ, एक पर्सन यहां पे अगेन फिर से रामू शर्मा जी के पास, सॉरी सैमसंग के पास गया और बोला क्या, आई वांट टू बाय रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर या फ्रीज बोल दो। तो आई वांट टू फ्रीज, मैं फ्रीज खरीदना चाहता हूं या रेफ्रिजरेटर खरीदना चाहता हूं। दोनों तो एक ही चीज होते हैं, आइदर रेफ्रिजरेटर बोलो या फ्रीज बोलो, दोनों एक ही चीज होते हैं। तो अब जो है सैमसंग वाले ने इसको क्या किया, एक फ्रीज जो है वो दे दिया। ये आपका मैंने फ्रीज का फोटो बना दिया, सिंगल रो। ये फ्रीज दे दिया। किसने फ्रीज दिया? सैमसंग वाले ने दिया। किसको दिया? रामू को दिया। अब फ्रीज दिया है तो एक बात बताइए, क्या ये फ्रीज जो ले रहा है इसका मोटिव क्या होगा कि भैया मैंने पेटेंट्स या ट्रेडमार्क्स वाले प्रोडक्ट खरीदे हैं, तो इसका मेन पर्पस जो है कूलिंग करना होगा, कूलिंग द फूड्स और अदर्स, कोई दूसरे सामान को, या फिर आपका रेफ्रिजरेटर्स को क्या करेगा, रेफ्रिजरेटर से क्या करेगा, वो कूलिंग करेगा। तो जब रेफ्रिजरेटर से वो कूलिंग करेगा, कौन? रामू कूलिंग करेगा, और ले किससे रहा है? सैमसंग से ले रहा है। तो बताइए सैमसंग का एक अपना ब्रांड वैल्यू है। तो जब ब्रांड वैल्यू है तो उस केसेस में ये कभी नहीं चेक करेगा कि ये रेफ्रिजरेटर जो है वो कूलिंग करता है कि नहीं करता है। तो इस केस में अब सैमसंग वाले ने इसको गलत रेफ्रिजरेटर दे दिया, तो रामू कैन क्लेम अगेन, फिर से इस केस में अगर वो ऐसा रेफ्रिजरेटर दिया जो कूलिंग नहीं कर रहा था, तो इस केस में रामू कैन जो है, बायर कौन? रामू। तो बायर कैन क्लेम, बायर क्या करेगा? क्लेम करेगा। किस चीज के लिए क्लेम करेगा? जो आपने उसको गलत प्रोडक्ट दिया है उस चीज के लिए वो क्या करेगा? क्लेम करेगा। क्लियर है यहां तक? चलो मैं मिटाता हूं इसको, थोड़ा सा लिख लेंगे। चलिए मिटा दो। नेक्स्ट वन जो मैंने अब मैं बातें वो करूंगा जो मैंने इंप्लाइड कंडीशंस में मैंने ऑलरेडी आपको बहुत बार पढ़ा रखा है, बहुत बार क्या करा रखा है? पढ़ा रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल वो सारे की बातें करूंगा जो इंप्लाइड, इससे पहले वाले क्लासेस में मैंने डिस्कस कर रखा था। पॉइंट नंबर 3, अगर हमने गुड्स जो है सोल्ड किया है एज अ सैंपल, गुड्स हमने क्या किया? सैंपल पे सोल्ड किया है, सेल ऑन सैंपल, मतलब एज अ सैंपल। जैसे हमने क्या किया था, मैं चावल खरीदने गया था, याद कीजिए पिछला क्लासेस, चावल खरीदने गया था तो दुकान वाले ने कटोरे पे छोटे छोटे चावल्स दिखाए। अब हमको जब बोरी पे दिया तो वो दूसरे चावल्स निकल गए। तो यहाँ पे बायर्स का कोई लायबिलिटीज नहीं होता है, यहाँ पे लायबिलिटीज किसका होता है? सेलर का होता है। इज इट क्लियर? अच्छा, इसी का पॉइंट नंबर 4 था, गुड्स सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शंस। गुड्स जो है सोल्ड जो किया गया है वो क्या चीज पे किया गया है? डिस्क्रिप्शंस पे किया गया है। डिस्क्रिप्शंस पे मतलब साफ साफ सेलर ने
डिस्क्रिप्शंस दे दिया, डिस्क्राइब किया कि गुड्स को हम ये काम कर सकते हैं, तो ये काम किया है। मतलब गुड्स जो है आपका ये पर्पस में यूज कर सकता है, ये पर्पस में यूज नहीं कर सकता है, ऐसा डिस्क्राइब कर रखा है। किसने? सेलर ने। किसको? बायर को। तो वो एक कंडीशन है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, सेम दोनों को मिला दो, गुड्स सोल्ड बाय सैंपल as well as descriptions। गुड्स जो है वो सैंपल पे दिया या फिर क्या चीज पे दिया? डिस्क्रिप्शंस पे दिया। इस पे भी जो है आपका बायर्स जो है वो क्लेम कर सकता है। किसको? सेलर को। नेक्स्ट है, यदि गुड्स जो है सोल्ड किया गया है, गुड्स जो है वो सोल्ड किया गया है by making catches पे, by making मिस फ्रॉड करके, मिसरिप्रेजेंटेशंस करके, एक्सेट्रा। तो ये आपका क्या कहलाएगा? ये भी आपका, इस पे भी आपके बायर्स आर नॉट लायबल्स, तो देन देयरफॉर बायर्स क्लेम टू सेलर। बायर क्या करेगा? क्लेम करेगा। किसको? सेलर को क्लेम करेगा। तो ये सारी बातें मैंने बताया था। अच्छा, एक चीज और हम इसमें जोड़ सकते हैं, याद कीजिए, मतलब मैं एक लास्ट में नोट डालूंगा, बड़ा अच्छा नोट डालूंगा। चलिए फिलहाल तो अभी देख लेंगे यहां तक, इसके आगे बात करूं मैं। तो गुड्स जो है एज अ मर्चेंटेबिलिटी कंडीशंस, कंडीशंस, गुड्स जो होने चाहिए वो क्या है? मर्चेंटेबिलिटी कंडीशंस है। मतलब वैसे जो आपका रेडी टू कंज्यूम है या रेडी टू यूज है या फिर फिटनेस, क्वालिटी, ये सब पे देखा जाता है। तो एक लाइन में अगर मैं बात करूं नोट में, तो मैं ये बोल सकता हूं, मैक्सिमम ऑफ implied conditions, maximum of implied conditions are treated as exceptions, exceptions of caveat impetus। तो ये क्या होते हैं? कैविएट इम्पिटर्स के एक्सेप्शंस होते हैं। क्लियर है यहां तक? तो ये हुआ आज का लास्ट क्लास, कैविएट इम्पिटर्स कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में मैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कराऊंगा, जिसमें ओनरशिप्स होंगे, नेम और एक्वायरमेंट हैबिट्स होंगे। तो वो सारे क्लासेस करूंगा, ठीक है? तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, मैं बाकी बातें नेक्स्ट क्लास करता हूँ। ओके, थैंक यू।